नमस्कार दोस्तों, वेदाश्री लर्निंग ऐप में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की अगर हम बात करें अपनी क्लास की, आज अपनी हिस्ट्री के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम बात करेंगे किस विषय में। आज हम देखेंगे आपका 1885 से 1906 तक का टाइम पीरियड देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप 1905 भी कह सकते हैं। ये कौन सा युग था दोस्तों? 1985 से लेकर 1905 तक का युग आपका कहलाएगा उदारवादी युग। उदारवादी युग, जो मॉडरेट लोग हुआ करते थे, उदारता की जो बात करते थे कि भैया अंग्रेजी शासन के साथ क्या करिए, समर्थन के साथ हम क्या करेंगे, भारत में क्या करेंगे, राज्य को चलाएंगे, भारत देश में सरकारें चलाएंगे, भारत देश की स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे। ये बात करी गई थी उदारवादी लोगों के द्वारा। यहां पर हम देख चुके हैं आपका 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ उसको हम देख चुके हैं। उसके विषय में आपको बता चुका हूं कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी थे, तीसरे बद्रुद्दीन तैयब जी, चौथे जॉर्ज यूलियो। प्रथम मुसलमान, प्रथम ईसाई, सारा का सारा डाटा, सारे के सारे फैक्ट मैं आपके क्लियर कर चुका हूं अपने कौन से वीडियो में, अपने कौन से लेक्चर में, कांग्रेस के गठन को जो हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ, बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन, बंग भंग, जहां पर स्वदेशी आंदोलन चला था, इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। इसका लेक्चर भी हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से बंगाल में बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा और कैसे वहां क्रांतिकारी आंदोलन चले थे, किस प्रकार से वहां पर आपका स्वदेशी आंदोलन ने जन्म लिया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आज के हम पीरियड में बात करेंगे कुछ अधिवेशनों की जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उन सारे डाटो को सबसे पहले मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, एक मेन धारा, जो भी चीजें आपकी जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जहां से बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछने के, उसको पहले हम कवर करेंगे, उसको पहले समझेंगे, ताकि क्या हो, एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन भी ना छूटे। उसके बाद जब हम इस सारी चीजों को पढ़ लेंगे, इन सारे डाटा को कवर कर लेंगे, उसके बाद जो अतिरिक्त आपका जो टॉपिक बचते हैं इसी समय के दौरान के, उनको मैं आपको कवर कराते हुए चलूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको कांग्रेस पढ़ाई, कांग्रेस से पहले भी कुछ पार्टीज बनी थी, कुछ दल बने थे, उनके विषय में ज्ञान है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी चीजें मैं आपका, जब हम इन सारे डाटा को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है, हमें एग्जाम को क्लियर करना है, सारा का सारा हमें आंसर देके आना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो जिस प्रकार से एग्जाम पूछा जाता है, जिस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न आता है, जिस प्रकार से चीजें आती हैं हिस्ट्री की, वो सारा हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे आपका 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है 1905 में बंगाल विभाजन का आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। जब बंगाल का स्वदेशी आंदोलन चला तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो उदारवादी लोग थे, जो नरमपंथी के लोग थे, वो लोग इस स्वदेशी आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु दूसरी दृष्टि में देखा जाए, सामने कौन थे आपका सामने थे कम्युनिस्ट लोग, आपका राष्ट्रवादी लोग, उग्रवादी दल। तो वो चाहता था, जैसे तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, ये चाहते थे कि इस स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैला दिया जाए। उदारवादियों का यह मानना था, यदि यह आंदोलन पूरे भारत में फैलेगा तो कहीं ज्यादा क्या होंगी, हिंसात्मक घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को लेके देखिए हम चल रहे हैं कहां की तरफ को, हम चल रहे हैं कांग्रेस में पहली जो फूट पड़ी सूरत अधिवेशन की ओर को। कांग्रेस में पहले फूट पड़ी, नरम दल और गरम दल, यानी कि उग्रवादी दल और उदारवादी दल क्या हो गए, आप अलग हो गए। हम चल रहे हैं उसकी ओर को, और उसकी ओर को चढ़ने के लिए हम पृष्ठभूमि तैयार करते हुए चलेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका 1905 का बनारस अधिवेशन। इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए दोस्तों, अध्यक्षता यहां पर करते हैं आपका कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्या करेंगे, यहां पर अध्यक्षता करेंगे। कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, और जो आपका इंडियन सर्विस सोसाइटी थी, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, उसके क्या थे, जन्मदाता थे, इनके द्वारा बनाई गई थी सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और यहां पर क्या चीज सामने निकल कर आती है, यहां पर क्या कहते हैं, ये कांग्रेस जो है बंगाल विभाजन का विरोध करती है। जो भी कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उसका विरोध करेगी और क्या करेगी, आपका आंदोलन को समर्थन देती है, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देती है। ठीक है दोस्तों, ये बात रही 1905 के बनारस अधिवेशन की। पृष्ठभूमि तैयार करते हुए चलिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट ईयर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है कांग्रेस का।
अब इस अधिवेशन में देखिए दरार पड़ना शुरू हो जाएगी। जब यह अधिवेशन होता है कलकत्ता का, तो यहां पर दो दल थे कांग्रेस में, एक था आपका उदार दल और एक था आपका उग्र दल। ठीक है दोस्तों, तो उदारवादी चाहते थे कि कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बने इस अधिवेशन में वो किन में से बने, वे उदारवादियों में से बने। और उग्रवादी चाहते थे कि भैया जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने वो किस में से बने, वो उग्रवादी में से बने। जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय, ये लोग क्या बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उग्रवादियों का मानना था कि यदि कांग्रेस का अध्यक्ष हम में से कोई बनेगा तो हम इस स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैला सकेंगे। दूसरी जगह उदारवादी ये सोचते थे कि भैया अगर इनमें से कोई, उग्रवादियों में से कोई अगर अध्यक्ष बन गया तो कांग्रेस जो आपका स्वदेशी आंदोलन है पूरे भारत में फैलेगा। ये मैं आपको शुरू में अपने लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, अब होता है क्या, देखिए अध्यक्ष पद को लेकर दोनों के बीच में क्या होती है, तनातनी शुरू हो जाती है। यहीं पर ही उदारवादी क्या करते हैं, एक कूटनीति चलते हैं, यहां पर एक कूटनीति चलते हैं जिसके तहत किसको अध्यक्ष बना देते हैं, दादा भाई नौरोजी को। जैसा कि आप सबको पता है दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैं अपने हर लेक्चर में इनके विषय में बताता हूं। दादा भाई नौरोजी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस के जो उग्रवादी दल के नेता थे वे इनका विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या थे, सम्मानित व्यक्ति थे, वरिष्ठ व्यक्ति थे, तो ये इनका विरोध नहीं कर पाते हैं। और कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन थे उसके अध्यक्ष कौन बन जाते हैं, दादा भाई नौरोजी। और स्वभाव से उदारवादी थे, उदारवादी दल से संबंध रखते थे दादा भाई नौरोजी। तो जीत किसकी हुई यहां पर, उदारवादियों ने देखिए रणनीति चली और अपने में बीच के किसी और को, एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया अध्यक्ष जिसका विरोध उग्रवादी नहीं कर पाए। ठीक है, अब कलकत्ता अधिवेशन में और क्या चीजें हुई देखिए। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को अपनाया। दादा भाई नौरोजी ने बोला कि भैया हमारा लक्ष्य क्या होगा, अब कांग्रेस का लक्ष्य क्या होगा, स्वराज की प्राप्ति करना। स्वराज हमने पाना है, स्वराज मतलब कि भैया हमें अपना शासन करना है, स्वशासन की यहां पर बात कही गई, स्वराज की प्राप्ति की बात कही गई। स्व मतलब खुद का, राज मतलब शासन, खुद का शासन। ठीक है दोस्तों, एक शब्द समझिए स्वराज और पूर्ण स्वराज का अंतर। स्वराज में क्या है, देखिए दोस्तों, जब स्वराज होगा तो शासन तो भारतीय कर रहे हैं, परंतु जो आदेश आ रहे हैं ऊपरी क्षेत्र पे, जो ऊपर से कंट्रोल कमांड होगा वो किनका होगा, अंग्रेजों का होगा। और पूर्ण स्वराज जो हमारे पास आज की दिनांक वर्तमान समय में जो हमारे पास है, पूर्ण स्वराज मतलब कि हम सारे डिसीजन लेने के लिए क्या है, अपने आप में स्वतंत्र हैं, तभी इसका नाम है पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से स्वराज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलकर निकलेगा पूर्ण स्वराज। फिलहाल हम बात करते हैं स्वराज की। तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को लक्ष्य बनाया, किसमें, आपका कलकत्ता के अधिवेशन में। इसके साथ चार बातें और इन्होंने कही। इन्होंने कहा भैया इन्होंने बोला स्वराज और आपका राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बोला भैया स्वराज की प्राप्ति करनी है, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना है, अपने देश की शिक्षा को बढ़ावा देना है। फिर इन्होंने तीसरा दिया स्वदेशी, जो स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेश की चीजों का इस्तेमाल करो, स्वदेश की चीजों को बढ़ाना है, वे चीजें जो स्वदेश में निर्मित हो रखी हैं। और चौथा कहा बहिष्कार। बहिष्कार किसका, विदेशी वस्तुओं का। ये चार चीजें निकाली गई और किसके द्वारा आई है, ये जो उग्रवादी दल था, जो गरम दल था, उन्होंने चार प्रस्ताव दिए इस अधिवेशन में, चार प्रस्ताव दिए। पहला प्रस्ताव स्वराज का, स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ाना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाना, और बहिष्कार मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये चार प्रस्ताव रखते हैं कौन, उग्रवादी कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात करी हमने कलकत्ता के अधिवेशन में। देखिए दरार देखने को मिल गई है, यहां पर दरार पड़ चुकी है नरम दल और गर्म दल के बीच में। ठीक है, अब ये दरार जो है अच्छा रूप लेगी, बड़ा रूप लेगी, विशाल रूप लेगी, कहां पर, सूरत के नेक्स्ट अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब किसकी, 1907 के सूरत अधिवेशन की। देखिए अब यहां पर कैसे दोनों दल कांग्रेस में से अलग होंगे, उग्रवादी दल कांग्रेस को छोड़ देंगे। हम बात करेंगे किसकी, सूरत अधिवेशन 1907। सूरत कहां पड़ता है, सूरत पड़ता है गुजरात में। तो पहले यह अधिवेशन कहां होना था, पहले इस अधिवेशन को होना था नागपुर में। और नागपुर में किसका गढ़ था, किसकी पकड़ जाती थी नागपुर में, बाल गंगाधर तिलक की। तो बाद में क्या हुआ, इस आंदोलन को इस अधिवेशन को नागपुर से कहां स्थानांतरित कर दिया गया, सूरत में स्थानांतरित कर दिया गया। कभी देखिए उत्तराखंड ने ये खुद एक क्वेश्चन पूछा, उत्तराखंड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कांग्रेस की पहली फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन में, वे कौन से नंबर का अधिवेशन था। तो आप याद रखिएगा ये 23वें नंबर का अधिवेशन है। कौन से दोस्तों, 23 नंबर का अधिवेशन होता है सूरत में, ताप्ती नदी किनारे।
इस अधिवेशन में देखिए क्या होता है, हम जैसे पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहां पर उग्रवादी कहते हैं कि भैया 1905 का जो अधिवेशन था बनारस का, उसमें से उदारवादी बने, वहां कौन बना अध्यक्ष, उदारवादी गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने। उसके बाद जो 1906 में अधिवेशन हुआ, ठीक है, 1906 में जो अधिवेशन हुआ वहां पर कौन अध्यक्ष बने, वहां पर दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने, जो भी वो भी कहां से आते हैं, वो भी उदारवादी दल से आते हैं। तो अब किसका अध्यक्ष बनना चाहिए, अब अध्यक्ष बनना चाहिए हम में से कोई, उग्रवादियों में से कोई। फिर बात निकलती है कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। पूरा का पूरा जो अधिवेशन होता है बहुत शोरगुल के साथ चलता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है यहां पर। और इसी के साथ एक बात की अफवाह फैलती है, जो हमने अभी पढ़ा था 4 प्रस्ताव, कलकत्ता के अधिवेशन में उग्रवादियों ने जो 4 प्रस्ताव दिए थे, स्वराज का प्रस्ताव, स्वदेशी प्रस्ताव, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव और बहिष्कार का प्रस्ताव। यहां पर एक बात निकल कर आती है उग्रवादियों के सामने कि जो 4 प्रस्ताव हमने पिछले अधिवेशन में दिए थे, उन प्रस्तावों को उदारवादी क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे उग्रवादियों के अंदर और ज्यादा ज्वाला भड़क जाती है, वो ज्वाला और ज्यादा प्रज्वलित होती है और पूरा का पूरा अधिवेशन बहुत ही ज्यादा शोरगुल में निकलता है। ठीक है दोस्तों, लड़ाई किस बात की, लड़ाई अध्यक्ष बनने की बात की। उदारवादी उग्रवादियों को अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते थे, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ताकि क्या हो, स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में ना फैले, हिंसक गतिविधियां ना हो। और उग्रवादी चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैले। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में तनातनी हो जाती है और इन सारे शोरगुल, पूरा का पूरा अधिवेशन शोरगुल के साथ चलता है और लास्ट में अध्यक्ष बन जाता है कौन, अध्यक्ष। उदारवादी फिर से जीत हासिल कर लेते हैं और अध्यक्ष किसको बना लेते हैं, रास बिहारी घोष को। ठीक है दोस्तों, अब रास बिहारी घोष जो थे वो उदारवादी दल से संबंध रखते थे, अध्यक्ष बना कौन, रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गए। इसी बात से क्या होता है, इस बात से जो आपके उग्रवादी दल था, कांग्रेस का जो उग्रवादी दल था, उनकी जो भावनाएं थी उनको ठेस पहुंच जाती है। उनका मानना यह था कि ना हमारी बात सुनी जा रही है, हमने 4 प्रस्ताव रखे उसके खंडन की बात करी जा रही है, और ना हम में से किसी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, कांग्रेस का बहिष्कार करते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और यही वो अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन, जहां पर आपका उग्रवादी दल के जो नेता थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, त्याग दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखिए कांग्रेस में पहली फूट पड़ गई। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कांग्रेस में पहली फूट किस अधिवेशन में पड़ी, आप आंसर देंगे सूरत अधिवेशन, स्टार बना लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सूरत अधिवेशन 1907 कांग्रेस के 23वें नंबर का अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने करी, रास बिहारी घोष ने करी। कहां हुआ, सूरत में 1907 में। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस की पहली फूट यहां पर हमें देखने को मिल गई थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं, देखिए दिल्ली दरबार 1911। इसके विषय में अपने लास्ट लेक्चर, पहले के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, फिर से मैं आपको उसका अध्ययन करवा रहा हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है, किसके स्वागत के लिए, ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम और इसकी रानी मैरी। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम अपनी रानी मैरी के साथ भारत आता है और इसके स्वागत के लिए क्या बनाया जाता है, एक विशाल दरबार बनाया जाता है। इसके आयोजन के लिए, इसके स्वागत के लिए दरबार लगाया जाता है। इस समय पर वायसराय कौन था, इस समय वायसराय था आपका हॉर्डिंग सेकंड। ठीक है दोस्तों, हॉर्डिंग सेकंड इस समय पे क्या था, वायसराय था। जब जॉर्ज पंचम भारत आता है तो इसका बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर देखिए स्वदेशी आंदोलन चला था बंगाली विभाजन के खिलाफ। तो जॉर्ज पंचम यहां पर पूछता है कि भैया आपने बंगाल का विभाजन क्यों किया, तो सामने से आंसर दिया जाता है हॉर्डिंग के द्वारा, प्रशासन की दृष्टि से। तो जॉर्ज पंचम का यहां पर तथ्य निकल कर आता है कि यदि आपको प्रशासन सही करना था तो आपको उड़ीसा और बिहार को अलग करना चाहिए था, ना कि पूरी बंगाल और पश्चिम बंगाल को। जॉर्ज पंचम यहां पर देखिए बंगाल का दूसरा विभाजन करेगा। यहां पर जॉर्ज पंचम अपना डिसीजन देता है, अपना निर्णय देता है और बोलता है कि बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य बनाया जाए और पूरी बंगाल, जो आज की डेट में क्या है बांग्लादेश, और पश्चिम बंगाल, इन दोनों को एक कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन जो हमने 1905 से पढ़ा था उसको रद्द करता है और इन दोनों स्टेटों को अलग कराता है और इन दोनों स्टेटों को एक साथ कर देता है। इसी के साथ एक और निर्णय देता है, यहां पर यह बोलता है कि राजधानी कहां लाई जाए, दिल्ली लाई जाए। अभी तक राजधानी कहां थी, कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, 1911 में घोषणा की जाती है जॉर्ज पंचम के द्वारा कि राजधानी कहां आएगी, कलकत्ता से दिल्ली आएगी, और 1912 में राजधानी कहां लाई जाती है, दिल्ली लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने अपनी क्लास में क्या देखा, आज हमने देखा आपका क्या, बनारस अधिवेशन, उसके विषय में जाना जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने करी। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन 1906 के विषय में जाना जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की।
उसके बाद कांग्रेस की पहली फूट को देखा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि कांग्रेस की पहली फूट जो है सूरत अधिवेशन 1907, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सही से समझिएगा। इसीलिए मैंने आपको 2 अधिवेशन पहले बताए, 1905 और 1906 के। एक पृष्ठभूमि तैयार करी कि कैसे सूरत में विभाजन हुआ, कांग्रेस का कैसे विभाजन हुआ, क्या कारण है उसके विभाजन होने के। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कलकत्ता विभाजन जो हुआ था 1905 में, उसका कैसे समापन हुआ वो मैंने आपको बता दिया जॉर्ज पंचम के द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार से तैयारी को जारी रखिए। आगे हिस्ट्री को पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को समझते हुए चलेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है सबको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।